हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। जैसा कि आपको पता है कि सॉइल पढ़ा रहे थे, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ा दिए हैं, आज थर्ड पार्ट है। एक्चुअली ये बहुत जरूरी है क्योंकि सॉइल इरोजन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो और आरओ सभी एग्जाम रहेंगे और जो भी एग्जाम होंगे उससे सॉइल इरोजन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए ये पढ़ाना बहुत जरूरी था। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपका सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन से बनने वाले क्वेश्चन बाद में हम करा देंगे। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। और आप लोगों ने देखा होगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, उसके कमेंट करके आप बताइएगा। बाकी तो हम अच्छी तरह से आपको बेसिक से समझा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस ही पढ़ा रहे हैं, और जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन भी कराते जा रहे हैं। तो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा सॉइल का, और फिर उसके बाद इससे बनने वाले हम क्वेश्चन भी दिखा देंगे। अगर जिसने एग्जाम दिया होगा और जिसने नहीं दिया होगा वो देख लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक दो मिनट दीजिएगा हमको। अभी हम पीपीटी लगा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा पीपीटी लगाने में। ठीक है, एक्चुअली हाँ ठीक है, पीपीटी लगाने में 1 सेकंड लगेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, हाँ जी ठीक है। और आपको अच्छा ठीक है लग गई है ये पीपीटी। यहाँ तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज का है टॉपिक सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता कैसे है और इसके क्या फैक्टर्स हैं, क्यों होता है और इससे होने वाले नुकसान क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, ये हम आज पढ़ाने वाले हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम आपको समझाते जाएंगे साथ में। सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन क्या है? द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय द नेचुरल फोर्सेज इज नोन एज सॉइल इरोजन। ड्यू टू सॉइल इरोजन द सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज वेरी लाइट विच इज इजिली कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर। अच्छा, सॉइल इरोजन क्या होता है? जो सॉइल के ऊपर ही परत होती है जिसे हम टॉप सॉइल बोलते हैं। आपने देखा होगा इसमें एक्चुअली काफी आगे लगा हुआ है डायग्राम, इसलिए नहीं बता पा रहे। सबसे ऊपर की जो टॉप लेयर होती है सॉइल को, ठीक है, जिसे हॉरिजन बोलते हैं, ए हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, और पहले तो होता है ओ हॉरिजन, उसके बाद होता है ए हॉरिजन। तो जो ओ हॉरिजन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और ए हॉरिजन होता है वो पूरी फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, इसमें सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, खनिज मिनरल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, मिनरल्स वगैरह सारे होते हैं, सभी टॉप सॉइल में ही होते हैं। अगर इसका इरोजन हो जाएगा यानी अपर्दन हो जाएगा, अपर्दन यानी कि कटाव हो जाएगा, वो किसी नेचुरल प्रोसेस से या ह्यूमन एक्टिविटीज से भी इसकी कटाव हो जाता है सॉइल का। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी इसमें शामिल हैं। तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर की जो टॉप सॉइल है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं, अगर उसका कटाव हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि उसमें फिर क्रॉप्स नहीं हो पाएंगी, वेजिटेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, और सॉइल क्या होगी? लेस फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, वो अनुपजाऊ सॉइल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर की परत उसकी अपर्दित हो जाएगी यानी कि कट के बह जाएगी। और वो किस तरह से होती है? टाइप्स ऑफ सॉइल अगर हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, अगर इसका इरोजन देखें किस तरह से होता है, कितने प्रकार से होता है, तो पहला है विंड, वाटर और ओशन वेव्स। ये कि हवा के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा होता है, और ओशन वेव्स यानी सागरीय तरंगे या सागरीय लहरों के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले कैसे होता है सॉइल इरोजन, क्यों होता है? ये विंड के द्वारा भी होता है, वाटर के द्वारा भी होता है, और समुद्री लहरों के द्वारा भी होता है सॉइल का अपरदन। ठीक है, यानी कि सॉइल का कटाव होता है और ऊपर की लेयर जो हट जाती है, ठीक है, टॉप सॉइल से, उसी सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले देख लेते हैं किससे होता है? विंड इरोजन से। विंड इरोजन से कब होगा? जैसे आप देखेंगे जो मिट्टी रहेगी, ऊपर की सॉइल की जो परत रहेगी वो अनकवर्ड रहेगी। ठीक है, अगर उसमें ग्रास नहीं रहा होगा, वेजिटेशन की मात्रा भी नहीं रही होगी, तो वो इजी वे में, अगर हाई स्पीड में विंड चल रही है ना, तो इजी वे में उसको क्या इरोजन कर देगी, उसको काट छाट देगी, और वहां से दूसरी जगह पे उसे डिपोजिट कर देगी। ठीक है, विंड, इसे बोलते हैं विंड इरोजन। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से हैं? 1000 ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फर्टाइल लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ इरोजन। ठीक है, ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का देखा जाए, अगर पर्टिकुलर अगर यूपी का देखा जाए तो वहां पे देखेंगे आगरा एंड मथुरा। आगरा एंड मथुरा जिला है वो सबसे ज्यादा विंड इरोजन से प्रभावित जिला होगा। ठीक है, आगरा और मथुरा। ठीक है,
और गुजरात भी है और हरियाणा भी है जहाँ पे विंड का स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे विंड इरोजन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर इसलिए कहा गया कि कभी भी जो लैंड होती है, रोड के दोनों तरफ लैंड होती है, उसमें वेजिटेशन लगा दिया जाए या फिर ग्रास यानी कि घास लगा दी जाती है, जिससे कि वो कवर्ड रहेंगी और उसकी रूट से है ना मिट्टी को बांधे रहती हैं, जिससे कि अगर बहुत स्पीड में विंड चल रही होगी, हवा चल रही होगी, तो वो अपर्दित नहीं होगी, उनका काट छाट नहीं हो पाता है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कि पोल्यूशन जो रहेगा बहुत ज़्यादा, उस मात्रा से भी, स्मॉग से भी बचा जा सकता है। ठीक है, स्मॉग से भी बचा जाएगा क्योंकि डस्ट पार्टिकल वो हवा में मिल जाते हैं और वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये विंड इरोजन हो गया। वाटर इरोजन का देखेंगे, वो एक्चुअली वो जब पोल्यूशन पढ़ाएंगे ना तब पार्टिकल्स का बताएंगे, कौन कितने प्रकार से पार्टिकल्स होते हैं वो बाद में बताएंगे। ठीक है, जब वो पढ़ाएंगे, हम अभी पोल्यूशन का पढ़ाएंगे चैप्टर। ठीक है, आज पढ़ाने वाले हैं क्या, सॉइल इरोजन पढ़ा रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि फिर हौच पौच हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर इरोजन। वाटर इरोजन कैसे होता है, ये स्पीसीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जरूर स्टेज ऑफ वाटर इरोजन ये बहुत ही पूछता है। ठीक है, बहुत ही पूछता है और हमेशा ये क्या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है। पीसीएस का जस्ट 2023 शायद ये पेपर आप देख लीजिएगा, इसमें पूछा गया है। ठीक है, वाटर इरोजन का, और वो भी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, कौन ज्यादा ही हानिकारक है ये बताया गया है इसमें। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ वाटर इरोजन। फर्स्ट है रेन ड्रॉप इरोजन या स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। ठीक है, पहले है रेन ड्रॉप इरोजन या स्प्लैश इरोजन बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, और सेकंड है शीट इरोजन। अच्छा, रेन ड्रॉप इरोजन है ना, इसको हिंदी में भी आता है, कई बार हिंदी में आता है तो हिंदी मीडियम वालों के बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आसफाल अपर्दन। आसफाल अपर्दन कितना अलग है ना, इसलिए आसफाल अपर्दन इरोजन। ठीक है, क्या होता है, रेन ड्रॉप इरोजन, स्प्लैश इरोजन, आसफाल अपर्दन। ठीक है, आसफाल अपर्दन बोलते हैं इसको, स्प्लैश इरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज होती है, अभी जस्ट बताएंगे, उसको पढ़ाएंगे, अभी आप टाइप्स देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है शीट इरोजन। इस शीट इरोजन को हिंदी में बोलेंगे परत अपर्दन। ठीक है, परत अपर्दन। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे होगा परत अपर्दन। ठीक है, परत अपर्दन, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है रिल इरोजन। ठीक है, इसे रिल इरोजन ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी रिल इरोजन या गली अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, गली इरोजन, ये रिल इरोजन है, इसे अब ऐसे हिंदी में इसका बोलते हैं नाली अपर्दन होता है इसका। ठीक है, और फोर्थ है गली इरोजन। ठीक है, फोर्थ है गली इरोजन, जिसे अविनालिका अपर्दन भी बोलते हैं। अविनालिका, इसे नाली इरोजन बोलेंगे रिल का, जब छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, अभी बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है गली इरोजन यानी अविनालिका अपर्दन। अविनालिका अपर्दन। ठीक है, फर्स्ट है रेन ड्रॉप इरोजन, इसे स्प्लैश इरोजन भी बोलते हैं और हिंदी में आसफाल अपर्दन बोलते हैं। सेकंड है शीट इरोजन, इसे परत अपर्दन बोलते हैं, और रिल इरोजन को नाली अपर्दन बोलते हैं, और गली इरोजन को अविनालिका अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, रेन ड्रॉप इरोजन, स्प्लैश इरोजन। ठीक है, रेन ड्रॉप इरोजन ऑफ स्प्लैश इरोजन इज द फर्स्ट स्टेज। ये क्या होती है, ये पहली स्टेज है किसकी, मिट्टी के कटाव की या इरोजन की, मिट्टी के अपर्दन की। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। जब क्या है, पानी बौछार, जब ये प्रेसिपिटेशन होता है, जब रेन ड्रॉप के रूप में होता है। ठीक है, जब ये उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है, तब ये अपर्दन होता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इरोजन प्रोसेस इट अकर व्हेन रेन ड्रॉप हिट बेयर सॉइल। अगर ये अनकवर्ड, बेयर सॉइल मीन्स बेयर सॉइल में डिसकवर्ड में, अब तुम्हें क्या बताएं, बेयर सॉइल का जो कवर्ड नहीं रहेगी। ठीक है, जो सॉइल कवर्ड नहीं रहेगी ग्रास से या वेजिटेशन से, अगर उस पे रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं, छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं, तो उनका भी अपर्दन होता है। आपने देखा होगा मिट्टी में छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं तो छोटे छोटे खड्डे बन जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी को अपर्दित करते हैं, कि ऊपर की लेयर को हटाते हैं। ठीक है, टॉप लेयर जो होती है सॉइल की, उसको हटाते हैं। ठीक है, उसको क्या इरोजन करते हैं, अपर्दन करते हैं उसका। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई इसकी। अगर आपसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में
पूछा जाएगा तो पहली स्टेज क्या होगा, रेन ड्रॉप इरोजन होगा, ठीक है। और अगर रेन ड्रॉप नहीं दिया होगा, उसमें स्प्लैश इरोजन दिया होगा तो स्प्लैश इरोजन होगा, ठीक है। दोनों इसके नाम है, रेन ड्रॉप इरोजन, स्प्लैश इरोजन, और हिंदी में असफाल अपर्दन, ठीक है, असफाल अपर्दन, ठीक है। क्या है ये फर्स्ट स्टेज है। रेन ड्रॉप इरोजन ऑफ स्प्लैश इरोजन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इरोजन प्रोसेस, इट अकर व्हेन रेन ड्रॉप हिट वेयर सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है शीट इरोजन, नेक्स्ट है शीट इरोजन। एक्चुअली पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, उसी में मैच हो रहा है, ठीक है, ये ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। शीट इरोजन क्या, व्हेन द टॉप सॉइल इज रिमूव, अगर अभी जस्ट बताया ना कि हॉरिजॉन होते हैं, टॉप सॉइल होती है, कितनी लेयर्स होती हैं मिट्टी में, कई लेयर्स होती हैं, वो पहले हम पूरा इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो उसमें जो टॉप सॉइल होती है, वो जो ए हॉरिजन होता है, टॉप सॉइल होता है, ठीक है, वो रिमूव हो जाती है, और सबसे फर्टाइल सॉइल की वही परत होती है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, ठीक है, खनिज मिनरल्स भी होते हैं, सारे जो बैक्टीरियास भी होते हैं उसी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो अपर्दित हो जाएगी तो ठीक है, तो फिर वो क्या होगी, सॉइल क्या होगी, लेस फर्टाइल बन जाएगी, ठीक है, कि वो अनुपजाऊ हो जाएगी। When the top soil is removed, it is known as seat erosion, ठीक है। अगर ऊपर की सॉइल निकल गई है, टॉप सॉइल, तो ये सीट इरोजन के रूप में होता है, इसे बोलते हैं परत अपर्दन, नहीं परत के रूप में ये हट जाती है, पूरी एक परत शीट का है, जैसे शीट किसे बोलते हैं, एक पूरा शीट होती है, उस तरह से ये पूरी की परत हट जाती है, इसलिए इसे परत अपर्दन बोलते हैं। इट टेक प्लेसेस ऑन लेवल लैंड आफ्टर हैवी शॉवर, इसमें देखते हैं कि भारी बारिश के बाद यह एक परत के रूप में पूरे एक प्लेन के रूप में आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, भारी बारिश के बाद एक ये प्लेन के रूप में आ जाता है, क्योंकि ऊपर की लेयर पूरी हट जाएगी, ठीक है, इससे पूरी शीट पूरा ही जाएगा, ठीक है, पूरी शीट की शीट जाएगी, तो ऊपर के पूरा लेयर हट जाएगा, ठीक है, और एक प्लेन के रूप में ये आ जाता है, ठीक है, शीट इरोजन। इट मच हार्मफुल सिंस इट रिमूव्स द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल, ये क्या बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि उसकी जो फर्टाइल सॉइल है वो पूरी हट जाएगी, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो फर्टाइल सॉइल होगी ना वो पूरी हट जाएगी शीट इरोजन में। तो पहले इरोजन स्प्लैश है, और सेकंड पे है शीट इरोजन, और थर्ड पे है रिल इरोजन, ठीक है, थर्ड है रिल इरोजन, ठीक है, रिल अपर्दन, इसे बोलते हैं रिल अपर्दन। इसमें क्या होता है, मिट्टी में जब प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, बारिश होती है, तो मिट्टी में छोटी छोटी गहरी मतलब कम गहरी नालियां बन जाती हैं। आपने अभी दिखाएंगे, यहाँ पे हमने डायग्राम डाला, पिक्चर डाला भी है, छोटी छोटी और कम गहरी नालियां बन जाती है, उसे बोलते हैं रिल इरोजन, ठीक है। व्हेन द रनिंग वाटर मेक्स फिंगर शेप्ड ग्रुप्स इन द लैंड, इट इज टर्म्ड एज रिल इरोजन, ठीक है। ये क्या होता है, एक फिंगर शेप में, जैसे कि फिंगर की शेप में छोटी छोटी नालियों के रूप में बन जाता है। अब आप देखेंगे वाटर अगर डालेंगे तो हमेशा वो इधर से उधर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, और छोटी छोटी नालियों के रूप में बहने लग जाता है, ठीक है। और वही अगर इरोजन हो बारिश में, ठीक है, वही अगर प्रेसिपिटेशन होता है उसमें होता है, तो ऊपर के अगर देखेंगे, अगर कवर्ड लैंड नहीं रही होगी, वेजिटेशन नहीं होगा ना लैंड पे, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर की टॉप सॉइल को हटाएगा, ठीक है, छोटी छोटी नालियां बनेगी, क्योंकि हमेशा वाटर क्या रहता है, उसको एक स्ट्रीम चाहिए, एक चैनल चाहिए उसको बहने के लिए, वो कोशिश करता है अपनी चैनल बनाने का, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या है, छोटी छोटी नालियों के रूप में बनाएगा और वहां से होके बहने लग जाएगा, ठीक है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होगा और निकल नहीं पाएगा, तो वो अपनी चैनल बनाएगा निकलने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, छोटी छोटी नालियों के रूप में बहने लग जाता है, तो इसे बोलते हैं रिल इरोजन। एंड नेक्स्ट है सबसे ज्यादा नुकसानदायक और सबसे ज्यादा खतरनाक है गली इरोजन, ठीक है। कौन सा है, गली इरोजन, इसको बोलते हैं अविनाल का अपर्दन, इसको क्या बोलते हैं, अविनाल का अपर्दन। क्या होता है, जब रिल अपर्दन की नालियां बड़ी एवं चौड़ी हो जाती है, ठीक है, बड़ी भी जो रिल अपर्दन हुआ है, और यही अगर बड़ा हो जाएगा, गहरी नालियां बन जाएंगी और चौड़ी भी हो जाएंगी, तो उसे बोलेंगे गली इरोजन, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, गली इरोजन। व्हेन द सरफेस रन ऑफ मेक्स गलीज, इट इज रिफर्ड एज गली इरोजन, इट टेक्स प्लेस ऑन स्टीप स्लोप्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, सरफेस पर गली के रूप में बन जाती है, ठीक है, गली के रूप में एक पतली पतली नालियां वो जब चौड़ी हो जाएंगी, जिसे हम गली बोलते हैं, जैसे रास्ता बोलते हैं, उस तरह से बन जाएंगी, ठीक है। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, गली इरोजन बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होगी, हमेशा ये अगर एक कगार के रूप में, स्टीप स्लोप से यानी खड़े कगार के रूप में बनेंगी, ठीक है। ये क्या होगी, खड़े कगार के रूप में बनेंगी, किसी क्षेत्र पे होगी ना, खड़े कगार के रूप में ही बनेंगी। ये आपने अभी हम पिक्चर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक लैंड है और उसके तरह से नालियां बनी है, कि वो खड़े कगार की तरह, वो पानी जैसे पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो चैनल की तरह से निकलेगा, तो एक स्लोप के रूप में ही बनेंगे, ठीक है। वो क्या बनेंगी, स्लोप्स के रूप, इसका एक ढाल होगा जहाँ पे वो इकट्ठा करेंगे अपने पानी को ले जाके, ठीक है। तो कौन सा है, गली इरोजन है वो, ठीक है।
कौन सा है, गली इरोजन है, सबसे ज्यादा खतरनाक इरोजन है, ठीक है। अ रीजन विथ अ लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रिवराइंस इज कॉल्ड बेडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है। ये क्या होती है, इसमें गहरी गलियां बन जाती हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, रिवराइन को घाटियां बोलते हैं, ठीक है, नदी की घाटियां होती हैं। और जब ये चौड़ी हो जाती हैं इनको क्या बोलते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी, जिसे बीहड़ बोलते हैं, ठीक है, बीहड़, ठीक है, क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं, बेडलैंड यानी बीहड़। आपने देखोगे चंबल की बीहड़, ठीक है, चंबल नदी है ना, उसमें बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ क्या कैसे बनते हैं, वो सॉइल इरोजन के कारण ही बनते हैं, क्योंकि जब अपरदन बहुत ज्यादा मात्रा में, रेल अपरदन जब चौड़ा हो जाता है, ठीक है, रेल अपरदन का ही फर्दर रूप है कौन सा, गली इरोजन, ठीक है। तब ये क्या हो जाता है, नेक्स्ट रूप क्या हो जाता है, जब ये नालियां जो होती चौड़ी और गहरी बन जाएंगी, ठीक है, चौड़ी और गहरी बन जाएंगी, तो और ये क्या हो जाएगा, ऊपर की जो पूरी की पूरी लेयर चली जाएगी, ठीक है, जो फर्टाइल सॉइल होगी, यहाँ फर्टिलिटी नहीं रहेगी सॉइल में, और यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं पाएगा, एकदम से सुन कहीं पे जाके कभी कभार आपको पेड़ मिल जाएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये बीहड़ मिलेंगे, ठीक है। बीहड़ आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने तो देखा है, हम एक्चुअली वहां पे जो इटावा साइड में आप देखने जाके, इटावा साइड में और ये चंबल के जो है वहां पे बीहड़ पाए जाते हैं, ठीक है, वहां बीहड़ पाए जाते हैं। तो इस तरह की बीहड़ है वो एक्चुअली पहले वो क्या रहते थे, निवास स्थान रहते, अड्डा मान लो, पहले डाकू लोग रहते थे उनके, ठीक है, चंबल वगैरह के बीहड़ होते थे। तो ये किसने बनाए थे, ये सॉइल इरोजन से ही बने थे, ठीक है। तो रेवाइन आर वाइडली फाउंड इन द चंबल बेसिन, ठीक है, बताया गया है इसमें कहाँ पे चंबल घाटी है ना, चंबल घाटी, चंबल बेसिन मतलब चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी है ना, उसकी घाटियां बन जाती है ना, ये किस में पाया जाता है, चंबल नदी के घाटी में। अब मोस्टली अगर पूछा जाए बीहड़ किस नदी के प्रारूप में पाए जाते हैं, तो वो होगा चंबल नदी, ठीक है। बिसाइड इट्स आल्सो फाउंड इन द तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, उसके बावजूद भी ये कहाँ और पाए जाएंगे, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है, और तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, और चंबल में तो है ही है, ठीक है। चंबल नदी कहाँ से होके बहती है, ये बताइए कमेंट करके, ठीक है। पढ़ाया है मैंने इसे, इंडियन रिवर्स पढ़ाई है, जब उसमें बताया है, ठीक है। बताइए कौन कौन से राज्यों से होके बहती है, तीनों राज्यों के। आज अच्छा हम लीक नहीं करेंगे, आप बताइए कहाँ से होके बहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमने अपने दिखाया, देखो ये डायग्राम लगाया है, यहाँ पे दिख रहा है, ये है गली इरोजन, ठीक है। ये स्लोप्स बन रहा है, खड़े कगार बन रहे हैं, ये कोई खड़े कगार, और ये इस तरह से पूरा एक ये इसको स्ट्रीम बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, जब एक बहुत ज्यादा मात्रा में चौड़ा स्ट्रीम बन जाता है, स्ट्रीम चैनल बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम चैनल इरोजन, धारा चैनल अपरदन, या एक जैसे नदी की वैली होती है या नदी का चैनल होता है, उस तरह से बन जाता है, ठीक है। जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लग जाता है, और चैनल को तब तक यह अपरदित करता रहता है कि जब तक यह अपनी एक ढाल प्राप्त नहीं कर लेता, यानी कि वहां के तल तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। अगर ये ऊंचाई पर है, कोई पठार पर है, तो जब तक वो अपने तल तक नहीं पहुंच जाता, जब तक इसे काटता रहता है, ठीक है, जब तक ये इरोजन इसका होता रहता है, ठीक है। ये स्ट्रीम है, और ये सारे क्या है, गली इरोजन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बीहड़। ये इसमें दिखाए गए काफी गहरे गहरे होते हैं, पहले की नौकों के छिपने का ही स्थान हुआ करते थे, ठीक है, ये होते थे, ये है बीहड़, इन्हीं को बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। ये है चंबल नदी के घाटी, चंबल नदी बेसिन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये अब आपसे पूछा जाए तो पहले क्या है, अगर देखा जाए सबसे पहले अस्पाल अपरदन सबसे कम मात्रा में होने वाला है, अगर ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, ठीक है। पहले अस्पाल अपरदन आएगा, स्प्लैश इरोजन आएगा, फिर उसके बाद आएगा शीट इरोजन, परतदार अपरदन, उसके बाद आएगा रेल अपरदन, ठीक है, रेल इरोजन आएगा, उसके बाद आएगा अविनालिका अपरदन, गली इरोजन, लास्ट में रहेगा धारा चैनल अपरदन यानी स्ट्रीम चैनल इरोजन, ठीक है। ये रहेगा इसका सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट है ओशियन वेव्स इरोजन, ठीक है, ओशियन वेव्स इरोजन यानी कि समुद्र की लहरों से उसके जो कोस्टल एरियाज में भी अपरदन होता है, यानी मिट्टी का कटाव होता है। आपने गांव में भी देखा होगा, जहाँ पे नदी वगैरह रहते हैं, नाले रहते हैं, तो आसपास के जो एरिया में उसमें कटाव होता रहता है एक्चुअली, ठीक है। ये क्योंकि ये मैंने काफी नजदीक से देखा हुआ है, तो मतलब वहां पे देखेंगे हर साल अगर बाढ़ आती, फ्लड आएगा, तो कटाव बहुत ज्यादा मात्रा में, वहां के लोग मतलब इसको लेकर काफी वरीड होते हैं, काफी चिंतित भी होते हैं कि कैसे इसको रोका जाए, ठीक है। तो मोस्टली इसके रोकने का अब आगे बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं बताते, अब ये पढ़ लेते हैं। ओशियन वेव्स इरोजन क्या है, द टाइडल वेव्स ऑफ द अंडमान सी एंड द बे ऑफ बंगाल कॉजेज कंसिडरेबल डैमेज टू द अलोंग द कोस्टल एरियाज, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर ये देखें अंडमान सी की बात करी जाए, अंडमान निकोबार जो सी है उसकी बात करी जाए, बे ऑफ बंगाल की बात की जाए, तो वहां पे आप देखा उसके अलोंग आप देखेंगे जो कोस्टल एरिया है, वहां पे कि ओशियन वेव्स के द्वारा सॉइल का इरोजन हो रहा है, ठीक है। वेव्स यानी समुद्री लहरों के द्वारा सॉइल का इरोजन हो रहा है, ठीक है। वहां
एक्चुअली वहाँ समुद्री अच्छा दिखाया गया है कि अगर जहाँ मैंग्रोव्स होंगे, मैंग्रोव से फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो लोग मैंग्रोव्स को बचाने के लिए, ये अब बजट आया उसमें बताया मैंग्रोव से बचाने के लिए योजना चलाई जा रही। क्यों चलाई जा रही है, उसका ये है कि एक तो ये हम साइक्लोन आते हैं, उनके इंटेंसिटी को कम करते हैं। ठीक है, साइक्लोन के इंटेंसिटी को कम करते हैं। ये बहुत, अगर बहुत ज्यादा हानि होने वाली है, अगर हानि होने वाली है 80%, तो अब वो कितना कर देंगे, 20% तक ही रह जाएगा। ठीक है, 20% तक ही रह जाएगा अगर मैंग्रोव से फॉरेस्ट रहेंगे। और सेकंड इसका लाभ ये रहेगा कि वहाँ का जो सॉइल इरोजन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम मात्रा में हो जाएगा, क्योंकि वो मैंग्रोव से की जो जड़ें होती हैं वो क्या रहते हैं, कोई भी वेजिटेशन लगाएंगे, वेजिटेशन लगाने का मतलब सॉइल का जो जड़, सॉइल का जो रहेगा ना, जो पेड़ की जड़ें रहेंगी उस सॉइल को कंपाउंड करके, नहीं कंपोज करके रहेंगे, मतलब उसको बांधे रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, बांधे रखेंगे, जिससे सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता है। ठीक है, सीवियर इरोजन ऑफ बीचेस अलोंग द केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, गुजरात कोस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ सी वेव्स इरोजन। ठीक है, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा हाई मात्रा में इरोजन हो रहा है। कहाँ पे, अगर देखे जाए केरला का जो कोस्ट है वहां पे, तमिलनाडु का कोस्ट है वहां पे, देखे तमिलनाडु का तट है, आंध्र प्रदेश का तट है वहां पे भी, ओडिशा के तट पे, वेस्ट बंगाल के तट पे और गुजरात के कोस्ट पे। ये सभी जो कोस्ट हैं, जो हमारे भारत का जो कोस्टल एरिया है, जिसमें 9 स्टेट है, पूरे कोस्टल एरिया में आपको पता ही होगा ना, 9 स्टेट है। ठीक है, कोस्टल, उसमें उधर पूरा जो एरिया है वहाँ पूरा किससे प्रभावित है, वो सॉइल इरोजन से प्रभावित है। ठीक है, हमेशा वहां पे, तो उसको किस तरह से रोका जाएगा ये भी इसमें बताएंगे हम। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, क्या कारक है सॉइल इरोजन होने के, क्या कारण है सॉइल के अपर्दन होने के। ठीक है, मृदा अपर्दन, सॉरी बार बार सॉइल बोल रहे हैं, बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, मृदा अपर्दन के। ठीक है, क्या मृदा अपर्दन के क्या क्या कारक हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो है टॉरेंशियल रेनफॉल, मूसलाधार बारिश। ठीक है, जब बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है और अगर वेजिटेशन कवर्ड नहीं रहा होगा सॉइल में, नंगी सॉइल होगी, ठीक है, अनडिस्कवर्ड सॉइल होगी, अनकवर्ड सॉइल, डिस्कवर्ड बोल रहे, अनकवर्ड सॉइल रहेगी। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, सॉइल इरोजन अधिक मात्रा में रहेगा। ठीक है, और सेकेंड रहेगा, 1 मिनट टिक लगाते जाए। ठीक है, ये हो गया ओशन वेव्स का इरोजन हो गया। ठीक है, ये आज मेरा 3rd पार्ट रहेगा, सॉइल को कंप्लीट हो जाएगा। और कल एक्चुअली शिवरात्रि रहेगी, कल हम छुट्टी रखेंगे और परसों हम लेके आएंगे इसके सारे क्वेश्चन, बनने वाले जो क्वेश्चन बनते हैं किस तरह से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन PYQ हो गए, कुछ हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन। पहला था टॉरेंशियल इरोजन, बता दिया। सेकंड है स्टीप स्लोप्स। स्टीप स्लोप अगर खड़े ढाल होंगे, ढाल खड़े होंगे, ऐसे ही माउंटेन्स जहाँ रेंजेस होते हैं ना, ठीक, माउंटेन रेंजेस जहाँ होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हिली एरियाज होते हैं, यहाँ पे जो सॉइल होगी इनका अपर्दन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, इनका अपर्दन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि हिली एरियाज में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। जब प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होगी तो वहां से वो मिट्टी को काट के वो नीचे यहाँ पे इसके तली में, यहाँ घाटी में, यहाँ पे रिवर की घाटी में यहाँ पे जमा कर देंगी। ठीक है, डिपॉजिट कर देंगी। और जब ऐसा डिपॉजिट होता रहता है ना बहुत मात्रा में, तो जब रिवर की तली होती है, जो नितल होता है, वो पूरा भर जाता है। तो क्या हो जाता है, ये अपना रिवर जो होती है, नदियां जो होती हैं, अपना रास्ता भी चेंज कर लेती हैं। ठीक, अपने रास्ता भी बदल लेती हैं इसके कारण, क्योंकि डिपॉजिट बहुत ज्यादा मात्रा में जब भर जाएगा, जब ऊपर के तल तक नदी कवर्ड हो जाएगी, ठीक है, तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेंगी। तो ये क्या है, हार्मफुल भी है। ठीक है, क्योंकि ये रास्ता जब चेंज करेंगी तो काफी जगह पे फ्लड भी आएगा और काफी जो कृषि योग्य भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो इससे डूब जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चर जो लैंड है जो इससे डूब जाएगी। ठीक है, तो ये सब सोचे ना कि सॉइल इरोजन कितना हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, सेकंड है स्टीप स्लोप्स, बता दिया। खड़े कगार है, खड़े कगार जैसे जो होते हैं, हिली एरियाज होते हैं ना, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट है झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, बोलते हैं इसको स्थानांतरित कृषि। झूम कल्टीवेशन बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि क्या बोलते हैं, इसे मूवेबल कृषि भी बोलते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर कृषि की जाए, जैसे कि अगर पर्टिकुलर जहाँ पे कृषि कर रहे हैं वहाँ के वनों को काट के, ठीक है, ये अधिकांश कौन लोग करते हैं, जनजाति लोग होते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल ट्राइब्स, सॉरी, ठीक है, वो ये लोग ये
झूम कल्टीवेशन का या स्थानांतरित कृषि अधिक करते हैं। जहां पे रहते हैं वहां की फॉरेस्ट को काट देते हैं, ठीक है, वहां पे कृषि करते हैं और 3-4 साल तक कृषि करते हैं जब तक उसमें पैदावार होती है। उसके बाद वहां से छोड़ के वो चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, वहां की फॉरेस्ट को काटेंगे और वहां पे कृषि करेंगे। फिर उस तरह ऐसे रहेंगे, 4-5 साल वहां पे कृषि करेंगे जब तक होती है, उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, वहां के अगर काटते हैं, वनों को काटते हैं, ठीक है, तो वहाँ की सॉइल अपरदन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, नहीं, सॉइल इरोजन बहुत मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ की जब जो वन कट जाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाएंगी, ढीली हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ की जड़ें नहीं रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। जो बड़े बड़े जो वहाँ पे फॉरेस्ट होते थे वो उनको काट देते हैं। तो ये भी एक क्या है, फैक्टर है झूम कल्टीवेशन, ठीक है। झूम कल्टीवेशन भी एक फैक्टर है। 1 मिनट इरेजर लेंगे। और पर्टिकुलर अलग अलग जगह पे इसके नाम है अलग अलग, ठीक है, वो हमने आपको पढ़ाया भी था और अब फिर से दोबारा पढ़ा देंगे, क्योंकि आपने देखा पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, पीसीएस प्री का। अगर आप जो देना चाहते हैं आरओ का, तो अभी तो पता नहीं कब है, ठीक है। और ये ऐसे हम झूठा तो नहीं बोलेंगे कि कब है, अभी तो किसी को भी पता नहीं है कि इसका एग्जाम डेट कब है, ठीक है, इसकी एग्जाम डेट कब होगी, ठीक है। स्थानांतरित कृषि, एक्चुअली पेन की निब चेंज करनी है, ये अंदर तक चली गई है इसलिए लिख नहीं रहे, राइटिंग का भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में वनोन्मूलन बोलते हैं, ठीक है, वनोन्मूलन। अच्छा, इसमें बच्चे बहुत पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन लिख देंगे और वनोन्मूलन लिख देंगे और वनोरोपण भी लिख देंगे, ठीक है। बच्चे मतलब इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, का हिंदी मीडियम वाले क्या वनोन्मूलन होता है, क्या वनोरोपण होता है, ठीक है। वनोन्मूलन क्या होता है, जब जहाँ पे फॉरेस्ट होता है उनको काटना, ठीक है, यानी कि वनों का नाश करना, फॉरेस्ट का नाश करना, ठीक है, इसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। होगा तो ऑब्वियस है वहाँ के मिट्टी क्या होगी, अपरदित होगी, यानी सॉइल इरोजन होगा। क्यों होगा, इतना तो आपको पता ही होगा कि जब वहाँ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ की मिट्टी में क्या होगी, जड़ें वगैरह नहीं रहती, तो मिट्टी को बांधने का जो वेजिटेशन का काम रहता है वो नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस है वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत मात्रा में होगा, ठीक है। सेकंड है, नेक्स्ट है फास्ट विंड। फास्ट विंड का है ना, फास्ट विंड, ठीक है, फास्ट विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण, और अगर वहाँ पे कवर्ड नहीं रहा होगा सॉइल, ठीक है, तो अब और साइक्लोनिक आएंगे, साइक्लोन जो आएंगे, तो साइक्लोनिक एरिया जो होंगे, ठीक है, जहाँ पे साइक्लोन वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी सॉइल का इरोजन होता है, ठीक है। फास्ट विंड भी आपने देखा होगा, मोस्टली अगर राजस्थान के एरिया में बाड़मेर बीकानेर साइड चलेंगे, ठीक है, वहाँ पर डेजर्ट सॉइल होगी, तो जब विंड की स्पीड ऐसी होती है तो एक जगह से दूसरी जगह पर विंड क्या करती है, सॉइल को उड़ा के ले जाती है और दूसरी जगह जहाँ पर उनकी स्पीड कम हो जाएगी वहाँ डिपोजिट कर देते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे क्या बनते हैं, बालू का स्तूप बनते हैं, ठीक है, देखा होगा बालू का स्तूप बनते हैं, क्योंकि इसी के कारण बनते हैं कि अगर विंड की कैपेसिटी इतनी होती है कि वो मिट्टी को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, ठीक है। तो विंड का भी एक रोल है सॉइल इरोजन करने में। सेकंड है ओवरग्रेजिंग। अगर ओवरग्रेजिंग में अतिचरण, मतलब अधिक चरण, यानी कि पशुओं या मवेशियों को अधिक मात्रा में चराने से भी होता है। वो कैसे, इसे चराने से नहीं, क्योंकि जहां वो चर रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में, एक्सट्रीम लेवल किसी भी चीज का नुकसानदायक होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पशुओं को चराएंगे तो उनकी खुरों से, ठीक है, ऊपर की मिट्टी की जो सॉइल होती है, टॉप सॉइल, ठीक, वो ढीली पड़ जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। और जब बहुत ज्यादा ओवरग्रेजिंग होती है, वहां की जो वेजिटेशन है वो भी कम पड़ जाएगी, ठीक है, वो भी कम हो जाएगी। और सॉइल की क्या सॉफ्टनेस हो जाती है, सॉइल क्या होता है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो और वहां पे अगर विंड बहुत ज्यादा स्पीड में चलेगी तो वो विंड उसे आराम से एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाएगी, ठीक है। ये होता है ओवरग्रेजिंग। और नेक्स्ट है 7 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क ये आपने पता होगा, भवन निर्माण, ठीक है, जब होते हैं वहां पे देखे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर खुदाई वगैरह होती रहती है। तो यहाँ पे मिट्टियों का, जैसे कि कहीं सुरंग बन रही है, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, तो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी काटा जा रहा है, तो उनके जो जोड़ है, वहाँ ज्वाइंट है, आपने देखा होगा हिली एरियाज में अधिकांश भूकंप आने का रीजन क्या है, ठीक है, और लैंडफॉल हो रहा है ना, ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जो हिली एरियाज में माउंटेन्स रेंजेस हैं उनके जोड़ को काटा जा रहा है। अगर कोई चीज बंधी हुई है, लगातार जुड़ी हुई है, तो जब तक वो आराम से रहेगी जब तक उसे तोड़ा ना जाए, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, वहां की उसकी जो जोड़ है उनको काट देते हैं। वो किस लिए हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्क चल रहा है उनके कारण हो रहा है। नेक्स्ट है सॉफ्टनेस ऑफ सॉइल। ये तो आपको पता है, अगर जो बहुत सॉफ्ट सॉइल रहेगी, ठीक है, जो बहुत सॉफ्ट सॉइल रहेगी, मजबूत नहीं रहेगी ना, तो वहां पे
सॉइल इरोजन बहुत मात्रा में होगा। तो टॉरेंशियल रेनफॉल भी होगा, स्टीप स्लोप्स भी होगा, झूम कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, फास्ट विंड, ओवरग्रेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क एंड सॉफ्टनेस ऑफ सॉइल, ये सभी है क्या है सॉइल इरोजन के फैक्टर है। फैक्टर क्या है ये सॉइल इरोजन के। नेक्स्ट है ये देखो मैंने लगाया हुआ है डायग्राम, यहाँ पे देख लीजिए, ये ऊपर के जो लेयर है आपने दिखाया हुआ है, ये मैं अपने पेन से कर लेती हूँ अंडरलाइन। ये ऊपर के कवर्ड है, ये टॉप सॉइल है, ये सॉइल, ये मिट्टी की परत है, ये टॉप सॉइल है। ये पूरी देखो आपने देखा इरोजन हो गई, पूरी अपर्दित हो गई है, ठीक है, ये पूरी अपर्दित हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा ये ऊपर ये ग्रास हो रहा है, ग्रास लैंड है ये, ठीक है, ग्रास लैंड है। और ये देखो है ना यहाँ की ऊपर की पूरी मिट्टी, अब यही अब धीरे धीरे पतला ये चैनल के रूप में दिखाई दे रहा है, और जब ये गहरा हो जाएगा, मोटा और चौड़ा भी होता जाएगा, तो ये अभिनालिका अपर्दन या इसे गली इरोजन बोलेंगे। तो इस तरह से ये मिट्टी का क्या होता है कटाव होता है, ठीक है, मिट्टी का कटाव होता है यानी इरोजन होता है, मिट्टी का सॉइल का इरोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये देखो काफी दिखाया गया ना, ये सभी ये धीरे धीरे पहले अगर ऐसा हो गया, उससे क्या होगा, पहले ही इसे मिट्टी से भर दो तो इसे काफी रोका जा सकता है, ठीक है, रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन क्या है, मिट्टी का क्षरण, ठीक है, मिट्टी का क्षरण क्या होता है, मिट्टी का क्षरण क्या होता है ये बताएंगे हम आपको। सॉइल डिग्रेडेशन कैन बी डिफाइंड एज द डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड द डेप्थ ऑफ द सॉइल गोज डाउन ड्यू टू इरोजन एंड मिसयूज, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, जब सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि ऊपर के जो सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, खनिज मिनरल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज जो रहती हैं, ठीक है, वो कम हो जाती हैं, ठीक है, इरोजन के कारण। ऊपर की जो सॉइल की परत, जब ऊपर की जो सॉइल की परत अपर्दित हो जाएगी, ठीक है, तो उसको ही बोलेंगे सॉइल डिग्रेडेशन, यानी कि सॉइल का क्षरण हो गया है, ठीक है, सॉइल का क्षरण हो गया है, क्योंकि अब उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहेंगे, फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी एक्चुअली, कि वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो और बैक्टीरियास हो गए, जो मतलब पूरा एक सॉइल में क्या है, पूरा एक सॉइल का पूरा क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको ग्रो करने में प्लांट्स वगैरह को, तो वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, ठीक है। वो सारे जब क्षरण हो जाएगी तो ऊपर क्लियर में ये सारा कुछ चला जाएगा, ठीक है, बहुत डेप्थ में चली जाती है ये सब चीजें, ठीक है, ठीक है। क्या होता है ना, ये ऊपर की लेयर चली जाएगी, ये पूरी की पूरी, तो ये हो जाएगा सेल का डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। ये किसके कारण होता है, इरोजन के कारण या फिर मिसयूज के कारण भी, क्योंकि अगर आप उस तरह से जैसे हम बताया, क्योंकि ये ह्यूमन मेड भी होता है, ठीक है, मानव ऑर्थोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण भी होता है, ठीक है। ये क्योंकि अगर आपने बताया ओवर ग्रेजिंग, तो ये किसके कारण होगा, ओवर ग्रेजिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, ये किसके कारण होगा ये, ठीक है, मानव यानी ह्यूमन मेड यानी ऑर्थोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग। अच्छा, कुछ ये फैक्ट्स बताना जरूरी था, ठीक है, एक्चुअली भी बताए नहीं थे कि वाटर लॉगिंग क्या होता है, ठीक है, और सॉइल डिग्रेडेशन, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन में जरूर ये आते हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है, क्योंकि अगर फैक्ट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि हम याद करके निकाल लें एग्जाम, तो होने से रहा, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या है, वाटर लॉगिंग तो वैसे तो हम आपको जल भराव का बोलेंगे, ठीक है। क्या होती है, जल भराव की समस्या, जब बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन या मूसलाधार बारिश होती है, तो एक जगह पे जल एकत्र हो जाता है और उसके लिए कोई चैनल नहीं मिलता निकलने के लिए, ठीक है। अब इसको तो बोलेंगे जल भराव नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम इसको लैंग्वेज में, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में देखें, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वाटर लॉगिंग इज द फिनोमिनन ऑफ राइजिंग वाटर ऑफ टेबल, ठीक है। ये वाटर की टेबल जो होती है, नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है उसका क्या होता है, राइजिंग मतलब ऊपर उठना होता है, ये एक घटना है, ठीक है। इफ द वाटर टेबल राइजेस क्लोज द रूट सिस्टम, ये क्या होती है, पेड़ पौधों की जो रूट्स होते हैं, ठीक है, उनकी यहाँ तक ये आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा जल भराव समस्या होती है तो पेड़ पौधे उसमें डूबे रहते हैं, उनकी रूट्स से भी उसमें डूबी रहती हैं, तो उससे क्या होता है, इट अफेक्ट ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स एंड द क्रॉप यील्ड। तो आपने क्या देखा होगा कि ये रूट्स उसमें क्या होती है, बहुत अफेक्ट करती हैं, क्रॉप्स वगैरह सड़ जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन को अच्छी मात्रा में, ठीक है, ले नहीं पाते और उसको क्या हो जाता है कि निकाल नहीं पाते, तो इस तरह से क्या हो जाता है कि रूट्स क्या
रूट्स क्या होती है, सड़ने लग जाती हैं और क्रॉप्स या डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, वाटर लॉगिंग की समस्या, ठीक है। तो अगर आपकी जल निकासी की वो वहाँ पे नहीं होगा, ये अधिकांश ये नहीं सिर्फ बारिश से होता है, और इरिगेशन से भी प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। ओवर इरिगेशन का जहाँ जितनी मतलब जितनी सिंचाई की जरूरत है उतनी सिंचाई करिए, ठीक है। अगर ओवर कर देंगे तो वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। एज अ मॉइस्चर इन द सॉइल इवेपोरेट ट्रांसपायर्ड सॉल्ट एंड लेफ्ट बिहाइंड और देयर अकर नो लीचिंग, ठीक है। आपने देखा एज अ मॉइस्चर इन द सॉइल इवेपोरेट, मॉइस्चर मृदा में देखेंगे कि जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट होता है, मतलब बाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या बचता है, उसमें ओनली सॉल्ट बच जाता है, ठीक है, नमक बच जाता है, ठीक है। जो क्या होता है, जो मिट्टी को बहुत अफेक्ट करता है, मतलब इनफर्टाइल मिट्टी बना देता है, ठीक है। क्या होता है, लेस फर्टाइल मिट्टी बना देता है। ऊपर मिट्टी अगर जहाँ पे जम जाएगी ऊपर के सरफेस में, तो वहां पे पेड़ पौधे ग्रो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जो आपने देखा कचकरण का यही है, कचकरण में होता है, आपने देखा होगा वेजिटेशन नाम मात्र का है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि वहां पे यही प्रॉब्लम है कि, ठीक है, वहां पे क्या प्रॉब्लम है कि ऊपर के आपने देखा पूरा व्हाइट का दिखाई देगा, एक नमक का रेगिस्तान ही मान लो आप, ठीक है। तो वहां पे ऊपर के जो सरफेस में सॉल्ट जमा हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे किसका प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग का है, ठीक है। एंड देयर अकर नो लीच, इसे लीचिंग नहीं कहेंगे। लीचिंग में अलग बात है, लीचिंग का मतलब होता है कि जब कोई मिनरल्स घुल के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, वो लीचिंग हो जाती है। दिस अफेक्ट द सॉइल क्वालिटी, इट मेनली अफेक्ट फर्टाइल लैंड। आपको देखा इसकी सॉइल क्वालिटी, जब नमक, अच्छा, किसी सॉइल में सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, सैलिनिटी खारापन यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लवणता हो जाएगी, तो वहां पे फिर हर प्रकार की वेजिटेशन, सिर्फ मैंग्रोव सी तो नहीं होने ना कि मैंग्रोव सी काम चल जाए, तो सभी प्रकार के आप वेजिटेशन नहीं हो पाएंगे। आपने देखा होगा कच्छ के रण अगर देखे, सुंदरबन डेल्टा वगैरह देखे, ठीक है, और मन्नार खाड़ी इधर साइड देखे, तो यहाँ पे मैंग्रोव्स वन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इनका रीजन भी यही है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। जो सॉइल का जो रहेगा वो टेक्सचर कौन सा होगा, सलाइन सॉइल होगा, ठीक है, सलाइन सॉइल होगा टेक्सचर, तो वहां पे यही प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि फर्टाइल लैंड को ग्रो करेंगे, फर्टाइल लैंड को इफेक्ट करेंगी, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ज्यादा मात्रा में क्या होगा, नमक का सांद्रण बढ़ जाएगा, ठीक है, नमक का सांद्रण ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे मरुस्थलीकरण, ठीक है, मरुस्थलीकरण। आपने देखा होगा कि अब बहुत मात्रा में देखा है, यहाँ यूपी की बात कर लें या कहीं और की, उत्तर प्रदेश वगैरह मध्य प्रदेश में अधिकांश डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि बारिश का मात्रा कम हो रही है, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, ठीक है, और वहाँ की क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो ठीक है, ये बायोम भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है, बायोम भी चेंज हो जा रहा है, वहाँ डेजर्टिफिकेशन मतलब यानी कि डेजर्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेजर्टिफिकेशन, अब पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद बताएंगे। डेजर्टिफिकेशन रिजल्ट इन परसिस्टेंट डिग्रेडेशन ऑफ ड्राई लैंड, फ्रेजाइल इकोसिस्टम ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज एंड वेरिएशन इन क्लाइमेट। आपने देखा होगा डेजर्टिफिकेशन क्या है, ये परसिस्टेंट डिग्रेडेशन, ठीक है। आपने देखा होगा कि इसका क्या हो रहा है, इसका अति मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्षरण हो रहा है मृदा का, ठीक है। मृदा का क्षरण होने से जब ऊपर का लेयर निकल जाएगी, ठीक है, जो फर्टाइल लैंड होगी, ठीक है, जो उसको कंपाउंड बांधे रखती है, और तो वो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो आपने देखा होगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो मृदा क्या सूख जाती है, सूखने के बाद छोटे छोटे कण में वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, छोटे छोटे कण में वो कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यही टाइम लंबे समय तक चलता रहे तो वो धीरे धीरे वो किसके रूप में स्थानांतरित हो जाएगी, एक उसमें सैंड के रूप में, ठीक है, जो डेजर्ट में सैंड पाई जाती है उस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। ड्राई लैंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम, देखा होगा फ्रेजाइल इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम के खराब होने से, फ्रेजाइल में खराब होने से, इकोसिस्टम के बिगड़ने से, ठीक है, ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज एंड वेरिएशन इन क्लाइमेट, ठीक है, और ह्यूमन जो एक्टिविटीज रहेंगी, ठीक है, और क्लाइमेट का रीजन वो डेजर्टिफिकेशन उसके कारण होता है। ऐसे नहीं होता है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहाँ का, जैसे क्लाइमेट ड्राई अच्छा मतलब ह्यूमिड एंड आर्द्र क्लाइमेट है, ठीक है, और उसके बाद वो क्लाइमेट टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से और प्रेसिपिटेशन से कम होने से, ठीक है, वहां का क्लाइमेट अगर शुष्क हो जाएगा, ठीक है, शुष्क एंड ड्राई हो जाएगा,
तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, रेगिस्तान या मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है अच्छी खासी भूमि, वहाँ किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रेगिस्तान या मरुस्थल में। डेजर्टिफिकेशन इन शॉर्ट, अगर इनको देखा जाए, इन when land was originally of another types of biome turns into the desert biome। आपने देखो ये क्या होता है, एक बायोम, बायोम क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, तो एक बायोम से अगर दूसरे बायोम में चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अ डेजर्ट बायोम बिकॉज अ चेंज इन वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट। आपने देखा अगर एक बायोम से शॉर्टली रूप में देखें कि डेजर्टिफिकेशन किसे बोलते हैं, मरुस्थलीकरण क्या होता है, जब एक बायोम से दूसरे बायोम में, ठीक है, चेंज होना ही क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, एक बायोम से अगर एक वेजिटेशन, मतलब देखो वनस्पति है, वेजिटेशन है, उस बायोम से एक डेजर्ट बायोम में चेंज होना ही क्या है, डेजर्टिफिकेशन है। ठीक है, क्या है, डेजर्टिफिकेशन है। ठीक है, मरुस्थलीकरण क्या है, शुष्क या अर्ध शुष्क इलाकों में, ठीक है, जमीन के क्षरण की प्रक्रिया है। ठीक है, जमीन की क्षरण हो जाता है, आपने बताया डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होती है, वहां पे डेजर्ट या सैंडी सॉइल हो जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होती है, वनस्पति बहुत कम हो जाती है और कम हो जाएंगे, धीरे धीरे वो गायब ही हो जाती है वहां से। ठीक है, ठीक है, मरुस्थलीकरण की वजह क्या हो सकती है, जमीन की उत्पादकता भी कम हो जाती है। अगर मरुस्थलीकरण हो जाएगा, जहाँ डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, तो जमीन की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये किस कारण हो सकते हैं, मरुस्थलीकरण के कारण अगर देखें तो ये जलवायु परिवर्तन इसका एक रहेगा ये। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना है, और अत्यधिक खेती होने से, बहुत ज्यादा फसल लेने से, और वनों की कटाई से, खनन से भी होगा, माइनिंग भी इसका काम है, फैक्टर है। ठीक है, और संवहनी कृषि पद्धतियां, मतलब जैसे भी हमने बताया था, और अत्यधिक चराई से, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग से भी ये हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा पहाड़ों में अगर कटाव है, पहाड़ों में हिली एरियाज में उसको अगर कटाव को रोकना है तो वहां पे समोच्च रेखी खेती करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा हिली एरिया में अगर बारिश होगी तो पानी यूं तरह से सीधे जाएगा। ठीक है, अगर सीधे ही उसमें खेती की जाएगी, अब ठीक है, जुताई का सीधे में करेंगे तो धीरे धीरे नालियों के रूप में ये तुरंत बह जाएगा, उसके साथ मिट्टी भी बह जाएगी। लेकिन हम इसको सीढ़ी, वहां पे देखा ना, सोपान कृषि बोलते हैं, सोपान मतलब सीढ़ीदार कृषि। ठीक है, हॉरिजेंटल के रूप में, अगर हॉरिजेंटल रूप में करते हैं तो इस तरह वहां पे क्यों सीढ़ीदार कृषि की जाती है, क्योंकि अगर पानी वहां पे बारिश होगी तो पानी धीरे से पहले एक सीढ़ी में वहां पे रुकेगा, तो उसके साथ उसकी मिट्टी भी रुक जाएगी, फिर धीरे धीरे वहां से जाएगा तो दूसरी सीढ़ी को पार करेगा तो धीरे धीरे वहां पे मिट्टी रुक जाएगी। इस तरह धीरे धीरे होके वहां लास्ट तक जाएंगे तो मिट्टी वहां पे धीरे धीरे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक रुकती जाएगी और मिट्टी का इस तरह से कटाव को रोका जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा हिली एरियाज जो रहेंगे, माउंटेन रीजन जो रहते हैं, वहां पे सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि या समोच्च रेखी खेती की जाती है। ठीक है, ये किसको रोकने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए की जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर सीधे सीधे अगर वर्टिकल कृषि करेंगे, ठीक है, देखेंगे तो फिर सीधे सीधे पानी बह जाएगा, साथ में पूरी मिट्टी भी बह जाएगी। ठीक है, इसलिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, डेजर्टिफिकेशन पता चल गया ना क्या है। ठीक है, एक बार नेक्स्ट चलेंगे, क्या है, ये तो बताया गली इरोजन है। ठीक है, इस तरह से छोटी नालियां बनती पहले रेल इरोजन के रूप में, और अब ये देखो चौड़ी हो रही हैं, थोड़ी गहरी भी दिख रही हैं, और धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएंगी, ये गली इरोजन में। ठीक है, इसी बोल रहे हैं अविनालिका अपर्दन, अविनालिका अपर्दन। ठीक है, आप सोचिए डेजर्टिफिकेशन किसके कारण होता है, डेजर्टिफिकेशन किसके कारण होता है, मृदा की क्षरण के कारण। ठीक है, जब मृदा का क्षरण हो जाता है, ऊपर की परत हट जाती है, धीरे धीरे उसमें क्या रहती है, ह्यूमिडिटी भी नहीं रहेगी, और जो फर्टाइल सॉइल रहेगी वो नहीं रहेगी, धीरे धीरे वहां पे। और ये कारण क्यों होता है, इसके फैक्टर क्या है ये भी बता रहे हैं, एक मिनट, फैक्टर लिखे हैं, फैक्टर्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण के कारण कारक क्या हो सकते हैं, कारक मतलब फैक्टर, किस कारण से मरुस्थल बन जाएगा, उसके फैक्टर तो रहेंगे ना, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन तो ये तो सभी का कारण है। ठीक है, एक इसी का नहीं, आज जो समस्या है वो सभी इसका कारण है, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन से सभी लोग, ये एक पहला, अगर आप कोई भी मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो फैक्टर लिखना है तो ओवर पॉपुलेशन तो पहले ही फैक्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा, अब आप ये सोचेंगे इसमें कैसे, डेजर्टिफिकेशन में, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन होगी तो क्रॉप से जो यानी खेती करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड की आवश्यकता होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ेगी तो वो क्या होगी, फॉरेस्ट जो होंगे वो काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पहला हो गया ओवर पॉपुलेशन। और नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण भी बताया किस तरह से होता है। ठीक है, अतिचारण बताया किस तरह से, सॉइल इरोजन,
जब होगा ऊपर की क्षरण होगी, परत की टॉप सॉइल हट जाएगी, ठीक है, तो ये भी इसका एक फैक्टर होगा। डिफॉरेस्टेशन, वनो उन्मूलन, ठीक है, वनोरोपण होता है, एक वनो उन्मूलन। वनोरोपण मतलब वन को रोपना, यानी पेड़ पौधे लगाना, वन को बनाना, यानी फॉरेस्ट को बनाना। और डिफॉरेस्टेशन होता है वनोन्मूलन, यानी कि वनों को काटना, ठीक है। ये अगर वनों को काटेंगे तो वहां पे वेजिटेशन नहीं रहेगा, तो वहाँ सॉइल इरोजन होगा, भी पूरा बता दिया आपने विस्तार से। ये भी एक फैक्टर है क्या, डेजर्टिफिकेशन का। क्लाइमेट चेंज, ये तो पहला ही फैक्टर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो वहाँ की टेम्परेचर चेंज होगी, वहाँ ह्यूमिडिटी क्या है वो भी चेंज होगी, ठीक है, प्रेशर वगैरह सब चेंज होगा, तो ऑब्वियस है वहाँ की बायोम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी बताया कि शॉर्ट बायोम, अगर एक वेजिटेशन वाला बायोम है, अगर एक वनस्पति वाला जैसे ग्रासलैंड, मान लो ग्रासलैंड बायोम है, उससे सीधा अगर कन्वर्ट वो किस में हो जाएगा, किस में, डेजर्ट बायोम में, ठीक है, रेगिस्तानी बायोम में, ठीक है। नेक्स्ट है सैलिनिटी, लवणता, ठीक है, सैलिनिटी लवणता, ये भी एक डेजर्टिफिकेशन का कारण है, ठीक है। सैलिनिटी, खारीता, यानी कि जिसमें क्या होता है, मिट्टी में सैलिनिटी मतलब सैलिनिटी बढ़ जाती है, यानी कि लवणता बढ़ जाती है, यानी नमक की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और सैलिनिटी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सैंड का होना, तो ये क्या है, क्या है, सैलिनिटी है, ठीक है, सैंड का मात्रा बढ़ना, तो ये क्या है, डिफॉरेस्टेशन का एक संकेत है, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग वाटर लेवल, वाटर लेवल का कम हो जाना, ठीक है, डिक्रीजिंग वाटर लेवल, वाटर लेवल का कम हो जाना, कि वाटर लेवल अब नीचे चला जाएगा तो ऑब्वियस है जो सॉइल होगी उसमें ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, आर्द्रता नहीं रहेगी, ठीक, मॉइस्चर नहीं रहेगा। और ड्रॉट है मतलब सूखा, सूखे पड़ जाने के कारण बहुत ज्यादा अगर मात्रा में वहां पे सूखा रहता है, प्रेसिपिटेशन की मात्रा बहुत कम रहती है, तो वहां पे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो बायो, डेजर्टिफिकेशन में बायो वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट होगा, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट होगा सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। क्या होता है सैलिनिटी, सैलिनिटी हिंदी में बोलेंगे लवणता, एल्कलिनिटी होता है खारीता। सैलिनिटी होती है किसी में नमक की मात्रा क्या है मिट्टी में, ठीक है, नमक की मात्रा क्या है, यानी सॉल्ट की मात्रा क्या है, ठीक है। ये मिट्टी में जो सॉल्ट रहता है या नमक रहता है उसकी कितनी मात्रा है, सैलिनिटी उसको बताती है। और एल्कलिनिटी होती है ना सॉइल की मात्रा को, इसको बोलते हैं क्षारीयता, कम कर लेता है ये, ठीक है। तो ये सॉइल की मात्रा को, सॉल्ट की मात्रा को कम करता है एल्कलिनिटी। तो ठीक है, ये बताएंगे सैलिनिटी और एल्कलिनिटी। सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी आर फाउंड इन द relatively less rainfall recording area where the rate of evaporation in generally higher than the rate of evaporation। आपने देखा होगा जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, आप देखेंगे रेगिस्तान की बात करते हैं जहाँ पे डेजर्ट हो, यानी थार का डेजर्ट देखते हैं, थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट, ठीक है। ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, राजस्थान में, और बताने की जरूरत नहीं, और पाकिस्तान, ठीक है, राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ थार डेजर्ट है, ठीक है। तो वो आप देखेंगे वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, इवेपोरेशन की दर बहुत ज्यादा है, रेनफॉल बहुत कम है, ठीक है। तो क्या है, रेनफॉल बहुत कम है, तो वहां पे सॉइल कौन सी होगी, सलाइन सॉइल होगी, ठीक है, सलाइन सॉइल होगी, ठीक है। और ये ये सैलाइन जो सॉइल होती है वो किस तरह से कन्वर्ट होती है इसमें, तो आपने देखा होगा ऑल्सो बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन। अब देखेंगे आप, ये अगर ओवर इरिगेशन होता है, अधिक सिंचाई, ठीक है, अधिक सिंचाई करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, ऊपर जो नमक की मात्रा है, अच्छा आपने साइंस पढ़ी होगी 12th वगैरह, जिसका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा, कैपिलरी एक्शन जानते हैं आप, कैपिलरी एक्शन किसे बोलते हैं, ठीक है, केशुकात नलियां, कैपिलरी एक्शन। उसमें आप देखे होंगे कि अगर वाटर ज्यादा मात्रा में इरिगेशन कर देते हैं, ज्यादा मात्रा में सिंचाई कर देते हैं, वहां से जो मिनरल्स वाटर होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, ठीक है, मटेरियल्स होते हैं ना, मिनरल से ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह होते हैं, वो घुल के, ठीक है, कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर सरफेस में आ जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, घुल के अंदर जो सॉइल की सेकेंड लेयर में रहते हैं, वहां से वो घुल के कैपिलरी एक्शन के द्वारा, यानी कि केशकात नलियों द्वारा
ऊपर आ जाते हैं, यानी सरफेस की सतह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे सरफेस की सतह पे आ जाएंगे तो वहां पे एक देखेंगे कि नमक की तरह से व्हाइट कलर का नमक के रूप में दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये होती है वहां की सैलिनिटी, मतलब यहाँ की ये वहां की क्या होगी, लवणता होगी, ठीक है, लवणी मिट्टी हो गई है, ठीक है। क्या बोलते हैं, लवणीय मिट्टी हो गई है वहाँ, ठीक है। ये किसके कारण होता है, ओवर इरिगेशन के द्वारा, ठीक है। और या फिर बहुत मात्रा में वहां पे प्रेसिपिटेशन हो रहा हो, ठीक है। और वाटर प्रेसिपिटेशन से फिर नहीं होगा अगर वहां पे पानी निकलने का चैनल बना हो, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे पानी निकलने का चैनल हो अच्छे से। सबसे मेन वो होगा वाटर लॉगिंग से हो सकता है, ठीक है। सैलिनिटी और एक्रिलिटी की प्रॉब्लम किससे होगी, वाटर लॉगिंग से हो सकती है। आपने कहाँ देखा है ये, मोस्टली यहाँ पे देखेंगे राजस्थान में देखेंगे इंदिरा नहर, ठीक है। इंदिरा नहर के आसपास की जो लैंड है, इंदिरा नगर के आसपास की जो लैंड है, जो पंजाब में मोस्टली ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, ठीक है, वाटर लॉगिंग की, ठीक है। वाटर लॉगिंग की मोस्टली प्रॉब्लम पंजाब में देखी जा रही है। और इंदिरा नगर जो नहर राजस्थान के उसके आसपास का जो एरिया, जो क्षेत्र है, वहां पे क्या है, मिट्टी में सैलिनिटी मतलब लवणता बढ़ रही है, ठीक है। मिट्टी में यानी मृदा में लवणता बढ़ रही है वहाँ की सॉइल में, ठीक है। ये हो रहा है, ठीक है। एक बार आप रीड आउट कर लेते हैं, नेक्स्ट देखें कुछ है, ठीक है। नहीं, ये लास्ट है। सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी आर फाउंड इन द रिलेटिवली लेस रेनफॉल रिकॉर्डिंग एरिया, ठीक है। जहाँ पे ये कहाँ पे होगी, जहाँ पे लेस रेनफॉल होगी, बहुत कम मात्रा में बारिश होगी। वेयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज जनरली हायर, वहाँ के क्या देखेंगे, वाष्पीकरण का दर हाई होगा। देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, वहाँ के वाष्पीकरण का दर हाई होगा। यहाँ पे देन द इवेपोरेशन इज दैट द प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। वाष्पीकरण का दर हाई होगा, किससे, बारिश से, क्योंकि वहाँ एब्जॉर्प्शन का दर कम है, पानी कम बरस रहा है और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे होगा वेजिटेशन होगा या फिर, ठीक है, वाष्पीकरण का दर हाई होगा। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ओवर इरिगेशन, ये किसके कारण हो, क्योंकि किसके कारण हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा ओवर इरिगेशन, मतलब बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई हो रही हो, लार्ज एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड हैज बिकम सलाइन। तो आप देखेंगे जो वहाँ का पूरा बहुत बड़े मात्रा में एरिया होगा, जो सिंचाई युक्त भूमि है, वो किसमें, सलाइन उसमें कन्वर्ट हो जाती है, सलाइन लैंड में, यानी कि लवणीय मिट्टी यानी लवणीय क्षेत्र के रूप में वहां पे वो कन्वर्ट हो जाएगी। द सॉल्ट लॉग्ड इन द लोअर प्रोफाइल ऑफ द सॉइल कम्स, अभी हम आपको बता ही रहे थे, ऑफ द सम कम्स अप टू द सरफेस बाय कैपिलरी एक्शन एंड डिस्ट्रॉयस ऑफ, क्या होती है, डिस्ट्रॉयस इट्स फर्टिलिटी। आपने देखा होगा, तो ये फिर क्या होता है, वहां पे पानी में घुल के कैपिलरी एक्शन के द्वारा सरफेस में आ जाता है नमक, ठीक है, क्योंकि उसके साथ मिनरल्स वाटर वगैरह भी, और सॉरी मिनरल्स वाटर की बात कर रहे हैं, खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण ऑर्गेनिक मैटर वगैरह घुल के भी आ जाते हैं और उसकी सतह पे क्या नमक आके जम जाता है। तो क्या होती है ना, मिट्टी में सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इसे होती है सैलिनिटी एल्कलिनिटी, ठीक है। जो ये क्या है, होती है लेस फर्टाइल सॉइल होती है, और ये वेजिटेशन या क्रॉप्स के लिए, ठीक है, वेजिटेशन या क्रॉप्स के लिए या एग्रीकल्चर लैंड ये नहीं रह जाती है फिर, ठीक है। यहाँ पे पैदावार नहीं होता है, क्योंकि ठीक है, फिर यहाँ पे क्या ग्रो करेंगे, मैंग्रोव्स वन वगैरह ग्रोप्स करेंगे, ठीक है, मैंग्रोव्स वन वगैरह ग्रोप्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नहीं है, आज पूरा सॉइल का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये 3rd पार्ट था हमारा, ठीक है, जो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अपर्दन से, और ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है कौन सा अपर्दन ज्यादा खतरनाक है, इस तरह से पीसीएस में तो बहुत ही बार पूछ लिया गया है, तो इसलिए बताना मुझे जरूरी था, क्योंकि फिर हम आधा अधूरा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, आधा अधूरा नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे, अदरवाइज वो चैप्टर हम उठाते ही नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट हम कल हमारा फास्ट रहेगा, तो कल हम छुट्टी लेंगे, कल नहीं क्लास होगी, परसों क्लास लेंगे फिर से, जिसमें इसके क्वेश्चन कराएंगे, फिर देखेंगे आप लोगों को कितना समझ में आया, आपने समझने की कोशिश करी भी है या नहीं, ठीक है। और बताइएगा फिर आपको कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे, कल से एक क्लास नई स्टार्ट कर रहे हैं हम, न्यू हमारी चैनल होगी, ठीक है, उस पर कर रहे हैं हम समान अध्ययन, यानी जनरल स्टडीज का सारा कुछ कराने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें, और प्रैक्टिस सेट भी सभी सब्जेक्ट के कराएंगे, जिसमें क्या रहेगा, इकोनॉमी रहेगी, पॉलिटी रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, और हिस्ट्री भी रहेगी, साइंस भी रहेगी, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे कुछ, और विथ करंट अफेयर भी रहेगा, ठीक है। तो वो पूरे क्वेश्चन हम बनाएंगे डे बाई डे और कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वो करंट अफेयर पूरा न्यू का न्यू रहेगा, और क्वेश्चन वही होंगे जो अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जो पूछे जाने जहाँ से यानी फैक्ट बेस
और पूरा कोशिश करेंगे कि हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरे आपके सिलेबस का रिवीजन करा दें, ठीक है। तो वो भी आप आके देखिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक ठीक, क्योंकि इसमें सिर्फ आप एक सब्जेक्ट पढ़ पा रहे थे ज्योग्राफी, तो उसके मुझे लगा कि अब आपको अब पूरी सब्जेक्ट की एक बार रिवीजन करा दें, क्योंकि अब जैसे कि नोटिफिकेशन आ गया है तो अभी से तैयारी करेंगे तो उनका ही होगा, क्योंकि अगर जो एग्जाम डेट के चक्कर में बैठे रहते हैं कि एक महीने में, तो फिर वो तो लगे ही रहते हैं 8-10 साल, फिर सिलेक्शन तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये बात कड़वी है लेकिन बात सही है, ठीक है। तो फिर आप लोग बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो बताइएगा, और क्या और पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी में वो बताइएगा, क्योंकि फिर अगर हमने ऑफलाइन स्टार्ट कर लिया तो फिर हमारे पास टाइम कम रह जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपको क्या और पढ़ना है तो अभी पढ़ लीजिए, बाकी हम पढ़ाएंगे फिर ऑनलाइन में भी, लेकिन फिर इतना है कि उतना टाइम हम नहीं दे पाएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर शायद हम उससे पढ़ा दें, रॉक्स वगैरह वो उसने समझा रहे थे, तो कई बच्चों का सोच रहे होंगे कि एक बच्चे का कॉल भी किया था, उसने कहा कि वो उसको मतलब कितने प्रकार की सॉइल होती है और किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है वो पढ़ना, ठीक है। तो वो फिर वो हम बताएंगे बाद में, ठीक है। अगर इसका एग्जाम इसके क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं, सॉइल में जो बनने वाली जो कोई क्वेश्चन बनते हैं PYQ विथ और भी क्वेश्चन जो बनाएंगे वो हम खुद से बनाएंगे, वो कराने के बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चाइल्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।